नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनिवार्य हिंदी की इस कक्षा में गद्य भाग के अंदर बड़े घर की बेटी कहानी, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है, इस पाठ पर जितने भी प्रश्न बनेंगे या बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र है वह वस्तुनिष्ठ ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेमचंद के जीवन से संबंधित, साहित्य यात्रा से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित, उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनकी विचारधारा से संबंधित, और जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में है बड़े घर की बेटी, इसमें से अधिकतर संभावित प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा धनपत राय श्रीवास्तव। और अगर प्रश्न इस तरह से आता है, उत्तर अगर इस प्रकार से आए कि धनपत राय हो, तो वह भी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा लहमी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनारस के पास में पड़ता है। आप याद रखिएगा, प्रेमचंद का जन्म लहमी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद हिंदी से पूर्व किस भाषा में लिखा करते थे? तो उत्तर होगा उर्दू में। प्रेमचंद ने उर्दू में पर्याप्त मात्रा में लिखा है, बाद में वे हिंदी में लिखने लगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्य है? तो ये बात प्रेमचंद ने कही थी, और ये बात उस समय कही थी जब 1936 में वे प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन के सभापति थे, और उसने जो भाषण दिया था उसमें ये बात कही थी कि आज का जो समय और परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें सोचना चाहिए, और आज साहित्य के सामने बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है कि समाज में साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक जागृति के लिए, राष्ट्रीय जागृति के लिए लिखा जाना चाहिए। तो ये बात प्रेमचंद ने कही थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को किस नाम से प्रकाशित किया गया है? उत्तर होगा मानसरोवर, जो कि 8 खंडों में विभाजित है। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास किस थीम पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है? तो उत्तर होगा भारतीय किसान के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर होगा मंगलसूत्र, जिसे वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे। उनके बेटे अमृत राय ने फिर इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गोदान। गोदान, जो कि 1936 में पूरा हुआ था, लिखा था। तो गोदान ही प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। गोदान उपन्यास के नायक नायिका के नाम बताइए। तो उत्तर होगा होरी, जो कि एक किसान है, और धनिया, जो कि उसकी पत्नी है। यही गोदान उपन्यास के नायक नायिका है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद रचित करबला और संग्राम किस विधा की रचना है? तो उत्तर होगा नाटक। प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसमें सोजे वतन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा राष्ट्र का विलाप। यह 1908 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो कहानियाँ संकलित थी वो सारी की सारी राष्ट्रीय जागृति से संबंधित थी। लोगों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठ खड़ा होने का साहस भरने वाली कहानियाँ थी, और अंग्रेज सत्ता ने घबरा करके, अंग्रेज
सरकार ने घबरा करके इस कहानी संग्रह पर ही प्रतिबंध लगा दिया था और प्रेमचंद को यह चेतावनी भी दी थी कि वो इस तरह की कहानियाँ या कि साहित्य लिखना ही बंद कर दें। अगला प्रश्न है, और इसी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर जो कि साहित्य रचना करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो उत्तर होगा सत्यजीत राय ने। अगला प्रश्न है, 1977 में प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म किसने बनाई थी? तो उत्तर होगा मृणाल सेन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य पर सबसे ज़्यादा किस विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है? तो उत्तर होगा गांधीवादी विचारधारा का। हालांकि प्रेमचंद अपने अंतिम जो रचना काल में गांधीवाद से एक प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं और यथार्थवाद पर साहित्य लिखने लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने सर्वाधिक किस विधा में लिखा है? तो उत्तर होगा उपन्यास और कहानी। प्रेमचंद ने इन दो विधाओं पर सबसे ज़्यादा लिखा है। हालांकि प्रेमचंद ने कुछ निबंध भी लिखे हैं और 3 नाटक भी लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेमचंद को जिस रूप में जाना जाता है उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में, उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली उपलब्ध रचना का नाम बताइए? तो उत्तर होगा उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद है। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम किसने रखा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर होगा यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी है तथा किस पत्रिका में छपी थी? तो उत्तर होगा बड़े घर की बेटी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है, जो कि जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है तथा कब प्रकाशित हुआ था? तो उत्तर होगा 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी कि प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन है, जो 1918 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस जो पुरस्कार है वो किस रचना के लिए मिला था? तो उत्तर होगा 1925 ईस्वी में लिखे रंगभूमि उपन्यास के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो उत्तर होगा इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उन दोनों मतों को हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता रहा है, लेकिन डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, जो कि प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ विशेषक और आलोचक है, उनके अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है, ऐसा कमल किशोर गोयनका मानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में किसानों की समस्याओं और सवालों को उठाने वाला पहला उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर होगा प्रेमचंद रचित 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम उपन्यास हिंदी में किसानों के सवालों पर लिखा गया पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी संग्रह समर यात्रा में किस प्रकार की कहानियां संकलित है? तो उत्तर होगा इसमें प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। समर यात्रा के अंदर प्रेमचंद की राजनीतिक चेतना से संबंधित कहानियां हैं, जिनकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, जो कि बड़े घर की बेटी से संबंधित है, ठाकुर बैनी माधव के कितने बेटे थे? तो उत्तर होगा उनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम श्रीकंठ और दूसरे का नाम लाल बिहारी। अगला प्रश्न है, बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट दे चुके थे? तो उत्तर होगा बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे।
कोर्ट कचहरी में खर्च कर चुके थे। अगला प्रश्न है, ठाकुर बैनी माधव साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ। आनंद के पिता का नाम क्या था? आनंद के पिता का नाम भूप सिंह था। अगला प्रश्न है, थाली उठाकर किसने पलट दी थी? ये सारे के सारे प्रश्न बड़े घर की बेटी से संबंधित है, उस कहानी में से ही दिए गए हैं। तो थाली उठा करके किसने पलट दी थी? लाल बिहारी सिंह ने। जब दाल के अंदर घी कम था और इसी बात पर दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो थाली उठाकर लाल सिंह ने पलट दी थी। अगला प्रश्न है, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? तो उत्तर होगा बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, यानी कि गौरीपुर गांव के जमींदार बैनी माधव सिंह थे। आगे देखिए, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? यानी कि बड़े घर की बेटियां बिगड़ता हुआ काम बना लेती है, जैसा कि आनंदी ने किया। अगला प्रश्न है, ठाकुर बैनी माधव सिंह के छोटे बेटे का नाम क्या था? तो ठाकुर बैनी माधव सिंह के छोटे बेटे का नाम था लाल बिहारी, जिससे कि आनंदी का झगड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन स्वभाव से ही दयावती थी? तो इस कहानी की जो महत्वपूर्ण पात्र है वह दयावती, वह आनंदी ही दयावती थी। आनंदी स्वभाव से ही दयावती थी। अगला प्रश्न है, मुग्दर की जोड़ी किसने किसके लिए बना दी थी? तो उत्तर होगा, मुग्दर की जोड़ी श्रीकंठ ने लाल बिहारी यानी कि छोटे भाई के लिए बनवा दी थी। अगला प्रश्न है, आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? यानी कि आनंदी के पिता का घर एक संपन्न घर था और जब वो ससुराल में आती है तो कई प्रकार की सुविधाओं से वह वंचित होती है। वहाँ का रंग ढंग ही अलग था। तो आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? तो उत्तर देखिए, आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। वह अपने घर में सभी सुख सुविधाओं में पली थी। वे सारी सुख सुविधाएं यहाँ ससुराल में नहीं थी। यहाँ न तो बाग बगीचे थे और न मकान में खिड़की और ज़मीन पर फर्श था। फिर भी आनंदी ने कुछ ही दिनों में अपने आप को इस घर के अनुकूल ढाल लिया। अगला प्रश्न है, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है, किसने किससे कहा है? तो ये वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा था। अगला प्रश्न है, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी। और इसका उत्तर होगा, ये वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा था। अगला प्रश्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? किसने किसको क्यों कहा था? तो उत्तर होगा, इस वाक्य को श्रीकंठ अपनी पत्नी आनंदी से कहता है। श्रीकंठ जब शनिवार को घर पहुँचे तो लाल बिहारी ने आनंदी के बारे में सब कुछ बता दिया था। आनंदी के बारे में शिकायत सुनकर जब श्रीकंठ आनंदी के पास जाता है तो कहता है कि आजकल ये सब क्या हो रहा है, तुमने यह क्या उपद्रव मचा रखा है। अगला प्रश्न है, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है, किसने किससे कहा था? तो ये उसका उत्तर होगा, लाल बिहारी ने अपने बड़े भाई श्रीकंठ से कहा था। अगला प्रश्न है, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध सवेरे उठकर कौन पी जाता था? तो उत्तर होगा, लाल बिहारी। अगला प्रश्न है, कथाकार के अनुसार शाम सवेरे किसके कमरे से प्रातः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी? तो उत्तर होगा, श्रीकंठ के कमरे से, क्योंकि श्रीकंठ पढ़ाई के पीछे बहुत चिंतित रहा करता था। यहाँ तक कि उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था, तो वह देसी आयुर्वेदिक दवाओं को जो कि खरल के में पीसता था और उसी की आवाज़ आया करती थी। अगला प्रश्न है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं। ये वाक्य आनंदी के किस भाव को व्यक्त करता है? तो उत्तर होगा, पश्चाताप का भाव, क्योंकि आनंदी लाल बिहारी को ये वाक्य कहती है, ये बात कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई मेल नहीं है, क्योंकि आनंदी को भी पश्चाताप हो रहा था। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गौरीपुर में रामलीला के जन्मदाता कौन थे? तो उत्तर होगा, श्रीकंठ, क्योंकि श्रीकंठ भारतीय विचारधारा का, भारतीय धार्मिक आस्थाओं का बहुत ही आदर किया करता था। अगला प्रश्न है, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़े थे?
यानी कि लाल बिहारी और आनंदी की लड़ाई क्यों और किस बात पर हुई थी? तो उत्तर होगा, एक दिन लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से पकाने के लिए कहा, मांस पकाने के लिए कहा। आनंदी ने मांस पकाते समय हांडी में जो घी था वो सब डाल दिया। जब लाल बिहारी ने दाल में घी डालने के लिए कहा तो आनंदी ने कहा कि मांस पकाने में घी खत्म हो गया। इसी कारण लाल बिहारी आनंदी पर बिगड़ गया। अगला प्रश्न है, आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती है? उत्तर होगा, श्री कंठ के छोटे भाई लाल बिहारी के अभद्र व्यवहार से आनंदी क्रोधित हो जाती है। गुस्से में उसने अपने पति से सारी शिकायत की। झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर टूटने तक पहुंच जाता है। तब बिखरते हुए घर को देखकर आनंदी शांत हो जाती है तथा लाल बिहारी को माफ़ कर देती है। लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोक लेती है। इस प्रकार आनंदी बिगड़ते हुए काम को बना देती है, अपनी समझदारी और संस्कारों का परिचय देती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं की निंदा और तिरस्कार कौन किया करता था? यानी कि बड़े घर की बेटी का ऐसा कौन सा पात्र है जो अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं की निंदा और तिरस्कार किया करता था? तो उत्तर होगा श्रीकंठ। अगला प्रश्न है, भूप सिंह अपनी पुत्री आनंदी से अधिक प्यार क्यों करते थे? उत्तर होगा, वह अधिक रूपवती और गुणवती थी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी में किस पात्र को सम्मिलित कुटुंब का एकमात्र उपासक माना गया है? तो उत्तर होगा श्रीकंठ को। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ पहली बार भूप सिंह के घर कब गए थे? तो उत्तर होगा, नागरी प्रचारणी का चंदा लेने के लिए, यानी कि किसी भी जो सामाजिक कार्य के लिए वो उनके घर पर गए थे और वहीं पर जो कि भूप सिंह ने निश्चय कर लिया कि आनंदी का विवाह इसी से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ का छोटा भाई लाल बिहारी अपनी भाभी के पास पकाने के लिए क्या लेकर गया था? तो मांस लेकर गया था, 2 चिड़िया का मांस या 2 चिड़िया। अगला प्रश्न है, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर क्या सहन नहीं कर पाती है? तो उत्तर होगा, मायके की निंदा। वह होते तो आज इसको मजा चकाते। उपर्युक्त कथन में वह सर्वनाम किसके लिए आया है? तो ये आया श्रीकंठ के लिए, क्योंकि आनंदी कहती है अपने पति की ओर संकेत करती हुई कि आज अगर वो होते तो लाल बिहारी को मजा चखा देते। अगला प्रश्न है, स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये उत्तर स्वयं, ये प्रश्न है ये स्वयं प्रेमचंद कहते हैं, अर्थात लेखक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे, उपर्युक्त कथन किसका है? तो उत्तर होगा श्रीकंठ के पिता बेनी माधव का। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ कहाँ काम करता था? तो उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, बेनी माधव के गृह कलह से कौन लोग खुश हुए? तो उत्तर होगा गांव के लोग। अगला प्रश्न है, दंगल में लाल बिहारी ने अपने से ड्यूडी जवान को पछाड़ा था। दंगल में लाल बिहारी ने अपने से ड्यूडी जवान को पछाड़ा था, तब श्रीकंठ ने खुश होकर कितने रुपए लुटाए थे? उत्तर होगा 5 रुपये। अगला प्रश्न है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो उत्तर होगा बेनी माधव का, ठाकुर बेनी माधव का। अगला प्रश्न है, गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक क्यों थी? यानी कि गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदा क्यों किया करती थी? तो उत्तर होगा, श्रीकंठ स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, यानी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में जो अरुचि थी, उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान और सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे, यानी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था के उपासक और हिमायती थे। इसलिए गाँव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, थाली उठाकर किसने पलट दी? ये प्रश्न पहले भी आ गया, तो उत्तर होगा लाल बिहारी। अगला प्रश्न, लाल बिहारी फूट फूट कर क्यों रोने लगे? उत्तर होगा अपनी गलती का एहसास हो जाने के कारण। आनंदी का अपने पति से किस बात पर विरोध था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीकंठ का सम्मिलित कुटुंब या संयुक्त परिवार का समर्थन करने की बात पर आनंदी का उनसे विरोध था।
क्योंकि आनंदी ये मानती थी कि सब कुछ सहन करने के बावजूद भी अगर संयुक्त परिवार व्यवस्था में रोज की खटपट होती रहे तो उससे तो अच्छा है कि अलग रहा जाए। अगला प्रश्न है, मैके में चाहे घी की नदी बहती हो। लाल बिहारी के इस कथन के उत्तर में आनंदी ने क्या कहा? अगला प्रश्न है, उत्तर है, आनंदी ने कहा था कि वहाँ उनके मैके में इतना घी तो नाई कहार ही खा जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहते हैं इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। प्रस्तुत पंक्ति किस स्थिति की ओर संकेत करती है? तो उत्तर होगा, इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने ठाकुर बेनी माधव सिंह की पहले की धन धान्य और मान प्रतिष्ठा से परिपूर्ण स्थिति की ओर इंगित करते हुए वर्तमान की सामान्य या कहें कि बदतर स्थिति की ओर संकेत किया है, दशा की ओर संकेत किया है। पहले ठाकुर साहब के दरवाजे पर हाथी झूमता था जो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक था। अब उसके स्थान पर एक बूढ़ी भैंस बंधा होना ठाकुर बेनी माधव सिंह की दीनहीन स्थिति को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ किस बात को जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे? उत्तर होगा, श्रीकंठ संयुक्त परिवार व्यवस्था के पक्षधर थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान करना उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। उनके अनुसार मिलजुल कर सम्मिलित परिवार में रहकर व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति कर सकता है, परंतु संयुक्त परिवार के प्रति अरुचि का भाव समाज और देश दोनों के विघटन का कारण बन सकता है। इसलिए वे एकल परिवार में रहना या संयुक्त परिवार का टूटना समाज और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। गांव की स्त्रियों को किस बात का बड़ा हर्ष हुआ और क्यों? उत्तर होगा, गांव की स्त्रियों को जब यह पता चला कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि गौरीपुर गांव में संयुक्त परिवार के वे एकमात्र उपासक थे। कौन? श्रीकंठ। इसी कारण गांव की ललनाएं उनकी बड़ी निंदा करती थी। कई स्त्रियां तो श्रीकंठ को उक्त विचारधारा के कारण अपना शत्रु तक समझती थी, परंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। स्वयं श्रीकंठ संयुक्त परिवार व्यवस्था के साथ निर्वाह न होने की बात कह रहे थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अनुभवहीन ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका, या कौन किस बात को नहीं समझ सका? तो उत्तर होगा, यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला श्रीकंठ अपने पिता की बात को नहीं समझ सका। जब पिता पुत्र में गर्मा गर्म वार्तालाप हो रहा था तब आस पड़ोस के बहुत से कुटिल लोग, द्रोही लोग आनंद लेने के लिए वहाँ आ जमा होते हैं। घर को टूटता हुआ देखने के लिए वहाँ जमा हो जाते हैं। घर की जो खटपट थी उसको सुनने के लिए जमा होते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं। बेनी माधव पुराने अनुभवी आदमी थे, उनके भावों को वो समझ गए, गांव वालों की मन दशा को, मन स्थिति को समझ गए कि ये क्यों इकट्ठा हुए हैं। उन्हें ताली बजाने का अवसर न देने की गरज से श्रीकंठ को बड़े कोमल शब्दों में समझाने लगे, जिससे बात न बढ़े। परंतु श्रीकंठ अनुभवहीन युवक था जो अपने पिता के भावों को नहीं समझ सका। कहानी की मुख्य पात्र आनंदी के गुण क्या थे, यानी कि उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या थी? तो उत्तर होगा, गुणवती थी, रूपवती थी, दयावती थी, श्रमशील थी, स्वाभिमानी नारी थी, आदर्श बहू थी और आदर्श पत्नी थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है? तो उत्तर होगा 1980। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन, जिसका जिक्र पहले भी आ गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में आयोजित सम्मेलन में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 1936 में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवाब राय के नाम से। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने 1927 में प्रकाशित अपने प्रतिज्ञा उपन्यास में किस समस्या को रेखांकित किया है?
तो उत्तर होगा इसमें विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है ऑनरेरी का क्या अर्थ है? तो यह है ऑनरेरी का अर्थ है मानद। अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटी, तो हम भी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। लाल बिहारी के इस कथन में कौन सा मनोभाव व्यक्त हुआ है? तो उत्तर होगा अहम का। अगला प्रश्न है आनंदी का चरित्र चित्रण आप किस प्रकार करेंगे, या कि आनंदी का के व्यक्तित्व का विश्लेषण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, आनंदी एक बड़े घर की रूपवान, गुणवती और आदर्श महिला है। यद्यपि वह अपने मायके में सुख सुविधाओं में पली है, फिर भी वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल लेती है। वह अपने घर को एकता बनाए रखना चाहती है और बिखरते घर को बचा लेती है। यही उसका बड़प्पन है कि बिगड़ते काम बना लेती है। अगला प्रश्न है श्रीकंठ जाति और देश दोनों के लिए किसे हानिकारक समझते थे? तो उत्तर होगा स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने में अरुचि के भाव को। अगला प्रश्न है लाल बिहारी और उसकी भावज के बीच झगड़े की घटना किस दिन हुई थी? तो उत्तर होगा बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न है वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, यह कथन किसका है? लाल बिहारी का। श्रीकंठ का गांव के लोग अधिक सम्मान क्यों किया करते थे? तो उत्तर होगा श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री धारक होते हुए भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं की निंदा और तिरस्कार किया करते थे, इसलिए गांव के लोग उनका अधिक सम्मान किया करते थे। अगला प्रश्न है आजकल की स्त्रियों की किस मनोवृत्ति की ओर कहानीकार ने संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा किस मनोवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा आजकल की स्त्रियों में संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार के प्रति रुचि रहती है। उनकी इसी मनोवृत्ति की ओर कहानीकार ने संकेत किया है। अगला प्रश्न है संयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्ति में क्या गुण विकसित कर देती है? तो उत्तर होगा सहनशीलता, सहयोग, परस्पर सहयोग और प्रेम, सामूहिकता का भाव आदि उत्पन्न कर देती है। अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटी कहानी में किस मूल्य और आदर्श को स्थापित करने की बात कही है? यानी कि लेखक का क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? यानी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था के स्थापन या उस पर बल देने की बात इसमें कही गई है, यही संदेश लेखक ने दिया है। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो उत्तर होगा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है बुद्धिमान लोग किन की बातों पर ध्यान नहीं देते? तो बुद्धिमान लोग मूर्ख लोगों की बातों में ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार से इस पाठ के ये जो प्रश्न थे यहाँ पर खत्म होते हैं। आप इनको पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद।